उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की 24 दिसंबर को कुमाऊं में होगी विशाल रैली। तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने स्थलीय निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने तैयार किए चुनावी हथियार। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खनन को लेकर पार्टी जाएगी जनता के बीच, सत्ता में वापसी का दावा। कल शहीद सम्मान यात्रा का देहरादून में होगा समापन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर होगा शहीद द्वार का नाम। हरबंस कपूर के निधन से खाली हुई देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर दावेदारों को लेकर सवाल। 32 साल से जीत का सपना देख रही कांग्रेस का क्या पूरा होगा ख्वाब या बीजेपी का कब्जा रहेगा बरकरार। और 2022 की बिसात में आज देखिए खटीमा विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद चुनावी मुकाबला हुआ रोमांचक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। इन दिनों बीजेपी के दिग्गज कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर आज हल्द्वानी में प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। कुमाऊं में पीएम मोदी कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। रैली में करीब 1 लाख लोग जुटने का अनुमान है। वहीं बीजेपी का कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुमाऊं की रैली ऐतिहासिक होगी। आज हम 4 स्थानों पर गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को हल्द्वानी में आएंगे। उनकी तैयारियों को लेकर सभा कहाँ करनी है, किस स्थान पर करनी है, उसी को लेकर हमारे माननीय मंत्री जी, यहाँ के विधायक जी, हमारे संगठन के लोग सब ने स्थानों को देखा। लेकिन आखिर में जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है हल्द्वानी के अंदर, वो स्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए हमने तय किया है। लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आए माननीय मोदी जी को सुनने के लिए। ये हमारा टारगेट है, हमारी योजना। बुधवार को शहीद सम्मान यात्रा का समापन देहरादून के गुनियाल गांव में किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड का 5वें धाम के तौर पर विकसित होगा। उन्होंने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के दौरान 95 ब्लॉकों के करीब 1,434 शहीद परिवारों से संपर्क करने के बाद उनके घरों के आंगन से एकत्र की गई मिट्टी के पवित्र कलश को लाया जाएगा। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सैन्य धाम में शहीद द्वार का नाम पूर्व सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। शहीदों के सम्मान में
हमारी सरकार एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में लाने जा रही है, जिसके लिए एक शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत हमने 15 नवंबर को सवाड़ गांव चमोली से की थी और कुमाऊं में 20 तारीख को मुनाकोट पिथौरागढ़ से की थी। हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से हमने संपर्क किया है, फर्स्ट वार्ड से लेकर अभी तक। उन घरों की पवित्र मट्टी को एक कलश में लेकर हम आ रहे हैं और इस यात्रा की समाप्ति कल गुनियाल गांव में होगी, जिसमें 204 वीर नारियों को, उन वीर माताओं को, उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम वहां पर सम्मानित करने के परिजनों को वहां पर हम सम्मानित करेंगे। शहीद द्वार का नाम हम जनरल विपिन रावत के नाम पर रख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की कुमाऊं में होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय नेता के तौर पर आ रहे राहुल गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में पार्टी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें सितारगंज से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता राहुल गांधी को सुनने के लिए देहरादून पहुंचेंगे। इसी कड़ी में आज पार्टी कार्यालय में बैठक कर रणनीति तैयार की गई, जिसमें शामिल नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने इसकी जानकारी दी। 2022 की बिसात के लिए कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और खनन, इन 4 मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी लड़ाई लड़ेगी। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दी है। हरीश रावत ने बेरोजगारी के मसले को लेकर भाजपा को बहस की चुनौती दी और कहा कि सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री किसी भी पार्क में बैठकर उनके साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर लें, वो इसके लिए तैयार हैं। ये झूठ है, जो दावा उनका विधानसभा में है वो भी सभी झूठ है, जो बाहर उनके दावे हैं वो भी सभी झूठ है। और यदि वह अपने सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ आए, किसी चौराहे पे बैठ लें, वर्तमान मुख्यमंत्री है, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। हम उनके हमारे सवालों का वो जवाब दे दें, हम उनके सवालों का जवाब दे दें। उनका बेहतर रोड मैप होगा तो जनता उनको अपना लेगी, हमारा बेहतर रोड मैप होगा रोजगार का, हमको अपना लेगी। हम उस रोड मैप पर भी बात करने को तैयार हैं। भाजपा के गुड गवर्नेंस के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदलकर खुद को फेलियर साबित कर दिया है, इसलिए गुड गवर्नेंस का तो सवाल बनता ही नहीं। राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर भी हरीश रावत ने सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि आज उत्तराखंड की व्यवस्था लड़खड़ा गई है, इसके लिए बीजेपी सरकार से उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। हमने तय किया है कि रोजगार और गुड गवर्नेंस, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिनकी संपूरक राज्य की आर्थिक नीतियां हैं। भाजपा सरकार तीनों बिंदुओं पर जो एक दूसरे को पुशअप करते हैं, फेल रही। राज्य की शिक्षा और चिकित्सा को लेकर सवाल उठाते हुए हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इन दोनों व्यवस्थाओं में राज्य को पीछे धकेलने का काम किया है। लोकायुक्त के मसले पर हरीश रावत ने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो लोकायुक्त में जनता सुधार चाहेगी तो कांग्रेस इसमें सुधार भी करेगी। कानून विशेषज्ञों ने कहा नहीं, आप वो लोकायुक्त टाइम बार हो गया है, आप नहीं हो सकता है, तो हम नए सिरे से सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर लोकायुक्त की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देंगे, जिसमें कई चीजें हैं। लॉ को एग्जामिन करने से लेकर के हाईकोर्ट की सहमति से लेकर कमेटी कंस्टिट्यूट करना आदि 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 हम जो है, क्योंकि लोगों की धारणा है कि सरकारें लोकायुक्त देने से बचना चाह रही हैं और हम सब स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यदि हम भाजपा पर भ्रष्टाचार के कतिपय आरोपों को लगा रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे नेतागणों ने समय समय पर लगाए हैं, तो हम भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, उसके ऊपर एक बड़े चक के रूप में जो है इसको लोकायुक्त के प्रश्न को हमारी तरफ से ये मोस्ट लिविंग जो बिंदु होंगे, जो सबसे जीवांत बिंदु होंगे, जिन पर भविष्य की सरकार का फोकस होगा, उनमें से एक बिंदु लोकायुक्त भी होगा।
वहीं 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने 5वें दौरे के दौरान काशीपुर पहुंचे। केजरीवाल ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का खास योगदान रहा है, इसलिए पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार 2022 में बनती है तो वो हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए देंगे। इससे पहले अपने 4 दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में मुफ्त बिजली, रोजगार और मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दी है। खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की महिलाओं के लिए की गई घोषणा पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दासोनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करके महिलाओं का अपमान किया है। बेहतर होता कि वो 1000 रुपए प्रति माह हर महिला को देने की बजाय रोजगार देने की बात करते। आज अरविंद केजरीवाल अपने काशीपुर दौरे में आकर एक और घोषणा कर गए और एक हास्यास्पद बात कर गए कि हर महिला के खाते में 1000 रुपया वो डालने की बात कह गई। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने उत्तराखंड की महिला को समझ क्या रखा है? आप बार बार उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंडी लोगों का अपमान कर कर चले जाते हैं। आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो आप ये कहिए कि मैं हर हाथ के लिए रोजगार ढूंढूंगा, उनको स्वरोजगार से जोड़ूंगा, उनके लिए महिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाऊंगा। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ उम्मीदवार अपनी दावेदारी भी पेश करने लगे हैं। पिछले 15 सालों से बीजेपी में अपनी जगह बना चुके मुनीश सैनी पिरान कलियर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी ने भगवान सिंह सैनी को उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था, मगर इस बार दावेदारी के नाम पर मुनीश सैनी के नाम की चर्चाएं ज्यादा हैं। मुनीश सैनी जनता को भरोसा दिलाते हुए ये मान रहे हैं कि अगर पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर वो जीत हासिल करेंगे। वो तो लोगों का प्यार है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे जैसे अभी बता रहा था कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रत्येक जो हो समर्पित कार्यकर्ता होता है और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। तो कमल के फूल को ही हमारे को जिता के ले जाना होता है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है समर्पण के साथ कार्य करता है। उसी तरीके से इस कलियर विधानसभा में पिछले 14 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ। शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्वास्थ्य संबंधी जितने भी काम थे और जहाँ जहाँ जिस समय पार्टी हमारी जिस कार्यकर्ता को जहाँ पर प्रयोग करती है तो वो पार्टी का निर्णय होता है। उसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारा कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी, उसी को हमें जिताना हो। अब बात करेंगे 2022 की बिसात की। आज 2022 की बिसात में हम आपको खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित को बताएंगे और समझाएंगे भी। हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट से चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता।
2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 के बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी विधायक हरबंस कपूर के जाने के बाद खाली हुई कैंट विधानसभा सीट से अगला दावेदार कौन होगा, इसको लेकर हवाओं में सवाल तैरना शुरू हो गए हैं। 32 साल से इस सीट पर कांग्रेस की जीत का अधूरा सपना क्या इस बार पूरा हो पाएगा या फिर बीजेपी हरबंस कपूर के परिवार में से किसी ऐसे सदस्य को टिकट दे जो यहां से चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी ने भी इसको लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कैंट विधानसभा उत्तराखंड की ऐसी सीट है जहां 32 साल से कांग्रेस जीत का सपना देख रही है, तो इतने सालों तक इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार 2022 की बिसात के लिए बीजेपी इस बार भी हरबंस कपूर पर दाव खेलने की तैयारी में थी, लेकिन उनके निधन के बाद खाली हुई कैंट विधानसभा सीट पर अगला दावेदार कौन होगा, इसको लेकर सियासी हलकों में सवाल तैरने शुरू हो गए हैं। हरबंस कपूर के परिवार के नजरिए से देखा जाए तो उनकी पत्नी सविता कपूर को इस सीट पर मजबूत दावेदार माना जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनकी पत्नी की दावेदारी की दो खास वजह हैं। एक वजह तो ये कि पति के साथ लगातार वो सामाजिक संगठनों कार्यक्रमों का हिस्सा बनी रही और दूसरा ये कि संघ में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उनके परिवार से दूसरा विकल्प है हरबंस कपूर के बेटे अमित कपूर। परिवार के दोनों सदस्यों के लिए सकारात्मक बिंदु ये है कि विधायक हरबंस कपूर के निधन के बाद लोगों की सिंपैथी वोट भी मिल सकता है। 2002 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरबंस कपूर को उस चुनाव में 13,977 वोट मिले और जो उनके प्रतिद्वंदी संजय शर्मा थे उनको 11,053 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 2,924। 2007 में हरबंस कपूर कैंट विधानसभा सीट से फिर चुनाव लड़े और 23,856 वोट हरबंस कपूर को मिले, जबकि लालचंद को 16,823 वोट मिले और जीत का अंतर करीब 7,033 वोट का रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हरबंस कपूर कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े और इस बार 29,719 वोटों से जीत हासिल की। देवेंद्र सिंह राठी जो उनके प्रतिद्वंदी रहे उनको मिले 24,624 वोट और जीत का अंतर रहा करीब 5,095 वोटों का। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरबंस कपूर को 41,142 वोट मिले थे। इसके साथ उन्होंने जीत हासिल की थी और कांग्रेस के प्रतिद्वंदी सूर्यकांत धस्माना को 24,472 वोट मिले थे। जीत का अंतर रहा करीब 16,670 वोटों का। कैंट विधानसभा सीट पर हरबंस कपूर का रिकॉर्ड साल दर साल बढ़ता ही गया और हरबंस कपूर बीजेपी के एक ऐसे दावेदार बन चुके थे जो हर बार पार्टी को जीत दिलाकर कब्जा कैंट विधानसभा क्षेत्र पर जमा रहे थे। लेकिन अब आने वाले वक्त के साथ तस्वीर साफ होने के बाद ही पता चलेगा कि कपूर विधायक के परिवार को ही विरासत के तौर पर इस सीट से दावेदारी का मौका मिलेगा या फिर किसी और को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रुड़की में भाजपा नेता ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। बीजेपी नेता जगजीवन राम ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने ग्राम सभा की भूमि को खुर्द-बुर्द किया है। चकबंदी अधिकारियों और भूमाफियाओं की साठगांठ से राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने शिकायत भी की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। ग्राम सभा की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का काम किया है और दूसरी जगहों से ज़मीनें उठाकर हाईवे में प्रस्तावित की गई हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसके संबंध में मैंने चकबंदी अधिकारी कार्यालय 15 तारीख में आत्मदाह की चेतावनी दी है। यदि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ चकबंदी अधिकारी
कार्रवाई अमल में नहीं लाते हैं 15 तारीख से पहले तो मैं उनके कार्यालय पे आत्महत्या करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। नैनीताल के भवाली क्षेत्र में सरपंच और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बैठक में वन संरक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि वन पंचायत जिलाध्यक्ष पूरन सिंह रावल ने कहा कि वनों के संरक्षण और वन पंचायतों के अधिकारों के लिए वो कोर्ट का भी सहारा लेंगे। काफी लंबे समय वर्षों बीत गए हैं, वन पंचायत अपनी आवाज को उठाते और अभी तक सरकारों ने उनकी बातें मानी नहीं, खाली नियम ही नियम बनाते जाते हैं वन पंचायतों के लिए। हाल के दिनों में सरकार ने बातें तो नहीं मानी मगर कुछ कानून बना के जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई वन पंचायतों में। और अभी हाल में ही सरकार का और उनका वो आया है कि आप वन पंचायतों में अधिग्रहण जैसा कोई कार्य करवाने वाली है। कैंपा जो फंड है उसका जो जंगल बनाना होता है इनको क्षतिपूर्ति का, और क्षतिपूर्ति का जंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं मगर उसमें इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि जहाँ ये जंगल बनाएंगे जिस वन पंचायत में तो वो वन पंचायत इनके अधीन हो जाएगी, वो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित की जाएगी। दिनेशपुर में सरकारी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस दौरान परिजन सहित ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा काटा और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको समझाया बुझाया। इसके बाद मामला शांत कराया और जांच के आदेश दिए हैं। हमारे दामाद ने उनके पैर पकड़ा कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताइए, हम प्राइवेट में ले जाएंगे। उन्होंने क्या बोला, अभी तो 1.5 घंटा चाहिए। लेडीज ने बोला 1.5 घंटा चाहिए ये तामझाम इकट्ठे करने के लिए, हम तो आधे घंटे में ही डिलीवरी करवा देंगे। जब तुम आधे घंटे में सही से डिलीवरी करवाए तो बच्चा कैसे चला गया? जो बच्चा माँ के पेट से सही सलामत निकल गया वो बच्चा दोबारा कैसे खत्म हो सकता है, ये बताइए आप हमको। इन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया है ना, कोई सुविधा नहीं है। हम ये चाहते जो हमने खोया है दूसरा कोई माँ अपने औलाद को ना खोए। हमें ये सूचना मिली है कि एक नवजात शिशु मृत पाया गया है जिसके परिजनों द्वारा यहाँ पर हंगामा काटा जा रहा था हॉस्पिटल में। तो इस सूचना पर हम आ गए, इधर हॉस्पिटल में आए हैं, जाँच चल रही है। देहरादून में नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देहरादून शहर को मिली उपलब्धि पर चर्चा की गई है। साथ ही 2022 में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए आगे की रणनीति बनाने पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मियों, जागरूकता फैलाने वाले संगठन के साथ ही समाज सेवियों को स्वच्छता के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। जितने प्रस्ताव रखे थे सभी में सहमति, सब पूरे बोर्ड ने सदन ने सहमति दी है। मेन हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण का था। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए एक बजट की व्यवस्था हमने उसमें करी है और बजट की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो खर्चा होना है, क्योंकि आगे आचार संहिता लग जाएगी, इसके लिए हमने बोर्ड से उसकी स्वीकृति ली है। तो उसमें सभी ने जो है एक मत होकर उसमें सहमति दी है। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी एक बार फिर से कोरोना का साया मंडराने लगा है। इसे देखते हुए शासन प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सीमाओं पर एक बार फिर से चेकिंग शुरू हो गई है। वहीं कोरोना ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अब लोग भी सतर्क हो गए हैं। उत्तराखंड में सैलानियों की संख्या में अब गिरावट दर्ज होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट।
महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के पति ने बताया कि वो शादी समारोह में बाहर गया था। जब घर आया तो पत्नी को पंखे से लटका देखा। आनन फानन में अस्पताल महिला को पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये एक दिनेशपुर की घटना है जिसमें जो है एक महिला की मौत हुई है, जिसकी शादी को अभी 2 साल से कम हुए हैं, और जिसमें जो है पुलिस यहाँ पर सीओ साहब और कोतवाल दिनेशपुर उपस्थित हैं। उनके पंचायतनामे की जो है कार्रवाई की जा रही है। और अभी तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि उनकी तरफ फांसी कर आत्महत्या की गई है। बाकी इसकी जो है निष्पक्ष जाँच के लिए जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की जा रही है। उसके बाद ही इसमें जो है वास्तविक मृत्यु का कारण पता चल पाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी की 24 दिसंबर को कुमाऊं में होगी विशाल रैली। तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने स्थलीय निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने तैयार किए चुनावी हथियार। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खनन को लेकर पार्टी जाएगी जनता के बीच। सत्ता में वापसी का दावा। कल शहीद सम्मान यात्रा का देहरादून में होगा समापन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर होगा शहीद द्वार का नाम। हरबंस कपूर के निधन से खाली हुई देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर दावेदारों को लेकर सवाल। 32 साल से जीत का सपना देख रही कांग्रेस का क्या पूरा होगा ख्वाब, या बीजेपी का कब्जा रहेगा बरकरार। और 2022 की बिसात में आज देखिए खटीमा विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद चुनावी मुकाबला हुआ रोमांचक।